मैं रोती हुई अपने घर आई थी। जो बातें मैंने अम्मी को बताई उसे सुनकर अम्मी ने मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैं कांपने लगी थी। अम्मी शदीद बेरहम थी। मेरी बहन गजाला भी रो रही थी। अम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ये बात सुनकर सही मायनों में दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। इसी बात का गुस्सा निकालते हुए अम्मी मुझको मारे जा रही थी। लेकिन जो अगली बातें मैंने अम्मी को बताई उसे सुनकर ना सिर्फ बहन बल्कि मेरी अम्मी के भी होश उड़ गए। अम्मी ने मुझको गले से लगा लिया और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं रेलवे स्टेशन पर बेंच पर बैठी ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रही थी। रात के 11 बज गए थे। अभी ट्रेन के आने में 1 घंटा बाकी था। चूँकि आधी रात हो चुकी थी इसलिए हर शय सन्नाटे में डूबी हुई थी। रात के वक्त जिन्होंने सफ़र करना था वो सिर्फ गिनती के चंद लोग थे। मेरी बहन गजाला और अम्मी अब घर जा चुकी थी। मैंने ही उन्हें ज़बरदस्ती घर भेजा था। मैं गांव से लाहौर पढ़ने के लिए जा रही थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, जिस वजह से अम्मी ने मुझे आगे पढ़ाने पर कोई एतराज़ नहीं किया था। मुझे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में मिल गया था। लाहौर में मेरी रिहाइश का भी इंतज़ाम हो गया था। मुझे अपनी अम्मी की एक दोस्त के घर रहना था जो लाहौर में ही रह रही थी। मैं अभी भी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। मैंने रिस्ट वॉच में वक्त देखा तो अभी गाड़ी के आने में 15 मिनट बाकी थे। मैं अपनी ही सोचों में मगन थी जब अचानक मेरे करीब कोई मर्द आकर बैठ गया। वो एक लड़का था जो मुझसे उम्र में बड़ा था। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। इतनी बेंचेस खाली होने के बावजूद आखिर वो मेरे साथ आकर बैठ क्यों गया था? मुझे ये सब मुनासिब नहीं लगा। मैं गैर आराम दह महसूस कर रही थी। अपना सामान उठाकर मैं दूसरी बेंच पर बैठ गई। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा वही लड़का मेरे साथ उस बेंच पर भी बैठ गया था। मैंने गहरी सांस खारिज की। मैं चाहकर भी उस लड़के को कुछ ना कह पाई। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था बल्कि उसकी निगाहें कहीं और थी। थोड़ी देर गुजरी और फिर ट्रेन के आ जाने की जो अनाउंसमेंट होती है वो हो गई। मैं जल्दी जल्दी ट्रेन में अपने मखसूस डब्बे में जा बैठी। आधी से ज़्यादा ट्रेन खाली थी। मैं आराम से सीट पर बैठी हुई थी जब मैंने देखा वही लड़का मेरे सामने वाली सीट पर भी आकर बैठ गया था। मुझे अब सख्त गुस्सा आया कि आखिर ये है कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहा था। लिसन, कौन है आप और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने हिम्मत जमा करते हुए उस लड़के से आखिर पूछ ही लिया। मेरा सवाल सुनकर उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में बेपनाह पुरअसरारियत थी। बेसाख्ता में डर गई थी। चंद साने वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर सीट से उठकर चला गया। मैंने ताशुक्र की सांस ली। अब मैं बहुत आरामदेह महसूस कर रही थी। आंखों में नींद का गलबा भी था, लेकिन मैं सो नहीं सकती थी। मैं अपना फ़ोन निकालकर गेम खेलने लगी ताकि मेरा ध्यान बटा रहे और मैं सो न सकूं। जाहिर है एक तन्हा लड़की का सफ़र के दौरान सो जाना मुनासिब नहीं था। ऊपर से मेरी नींद भी बड़ी गहरी हुई थी। 6 घंटे बाद मेरी मंजिल आ जाती थी। यूं गेम खेलकर और फ़ोन पर वक्त गुजारते हुए ही वक्त गुजर गया। मेरे पास खाना भी था। जब मुझे भूख लगी तो मैंने डिनर कर लिया। इस तरह रात गुजर गई। वो लड़का जो 3 दफ़ा मेरे पीछे आ चुका था अब मुझे कहीं नज़र भी नहीं आया था। फजर के वक्त ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। मैंने अपने घर पहुंच जाने की इत्तला दे दी। अम्मी ने मुझे ढेरों दुआएं दी थी। मैं बहुत खुशी खुशी लाहौर आई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने अपनी अम्मी की दोस्त सालेहा आंटी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी ही देर में वो खुद मुझे लेने आ गई थी। सालेहा आंटी काफ़ी अमीर थी। वो मुझे अपनी ज़ाती गाड़ी में लेने आई थी, यानी खुद की गाड़ी में। मुझे गाड़ी में बैठकर अमीरों वाली फीलिंग्स आने लगी थी। आज मैं पहली दफ़ा उनके घर जा रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक आलीशान मेंशन के बाहर आकर रुक गई। मेरे लब नीमवा हो गए। सालेहा आंटी के 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। दोनों ही मुझसे बड़े थे। इसके अलावा सालेहा आंटी के हस्बैंड भी थे। जो कुल मिलाकर ये 4 लोगों की फैमिली थी। इन 4 लोगों पर मुश्तमिल ये घर बहुत बड़ा था। मैं आंटी के साथ इस वसी व अरीज आलीशान मेंशन में दाखिल हो गई, यानी आलीशान बंगले में दाखिल हुई। ये इस कदर खूबसूरत था कि इसे देखकर यूं लगता था जैसे कोई ख्वाब देख रहे हैं।
मुझे यहाँ भूल भुलैया का भी गुमान हो रहा था, क्योंकि यहाँ अनगिनत राहदारियाँ और कमरे थे। आते के साथ ही सालिहा आंटी ने खाना लगवा दिया। यहाँ सर्वेंट और मेड्स भी थे। मुझे तो मालूम ही नहीं था आंटी इतनी अमीर होंगी। खुशबू बेटा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं, उन्होंने मुझे कहा और फिर कमरे में ले गईं। राहदारियाँ अबूर करके मुझे एक बड़ा सा कमरा दिया गया। मुझे तो उस कमरे का रास्ता तक याद नहीं था। मुझे झिझक रही थी, इसलिए दोबारा रास्ता नहीं पूछा। मैंने सोचा खुद ही लॉन्ज का रास्ता ढूंढ लूंगी। आंटी कमरे से जा चुकी थी। यहाँ निहायत खामोशी और सन्नाटा था। पता नहीं आंटी की बेटी और बेटा इस वक्त कहाँ थे। अगले 2 हफ्ते बाद से मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो रहा था। इस्लामिया कॉलेज आंटी के घर से नज़दीक ही था। मुझे सफ़र की थकान भी हो गई थी, क्योंकि मुझे सारी रात जाग कर गुजारना पड़ी थी, इसलिए अब नींद शदीद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से नहीं सोई हूँ। जहाज़ी साइज बेड पर लेट कर मेरी आंखें बंद होने लगी और थोड़ी ही देर में मैं नींद की वादियों में जा उतरी। यहाँ आकर मुझे सुकून मिल रहा था। ऊपर से कमरा भी खूबसूरत था और बेड इतना नरम और इतना मुलायम जैसे कि कोई मखमल का बेड हो। ऐसे में नींद ना आती तो फिर क्या आता। मैं जिस वक्त सोई उस वक्त शायद दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं इतनी गहरी नींद सोई कि मुझे मालूम ही ना हो सका वक्त क्या हो रहा है। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में बेइंतहा अंधेरा था। मैं दंग रह गई, क्योंकि जब मैं सोई थी उस वक्त कमरा रोशनी से मजीन था। मैंने अपना फ़ोन टटोला और मिल जाने पर जब मैंने वक्त देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। रात के 12 बज गए थे। मैंने जल्दी से कमरे की जो लाइट्स थी वो जलाई। रोशनी हो चुकी थी। मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो अंधेरे ने खुशामदीद कहा। मैं परेशान हो गई कि मैं इतने घंटे आखिर सो कैसे रही थी और किसी ने मुझे जगाया तक नहीं था। इधर मैंने जब फ़ोन देखा तो गजालाबाजी का फ़ोन भी आया था और मैसेजेस भी आए थे। मैंने उनके जवाब दिए और फ़ोन की टॉर्च जलाकर, मुझे तो लॉन्च का सारा रास्ता भी याद नहीं था। मैं इसी तरह लॉन्च ढूंढते हुए राहदारियों और कमरे के चक्कर लगाने लगी। आधा घंटा मुझे यूं ही घूमते हुए गुजर गया। लॉन्च आने का नाम ही नहीं ले रहा था और ना ही मुझे अंकल आंटी और उनके बच्चों का कमरा मिल रहा था। मुझे सख्त भूख लग रही थी। सबसे मुश्किल तो ये थी कि मुझे किचन भी नहीं मिल रहा था। थक हार कर मैं कमरे में वापस आ गई। मैंने सोचा सालिहा आंटी को फ़ोन कर लेती हूँ, लेकिन अफसोस उनके फ़ोन पर कॉल भी नहीं जा रही थी। सिग्नल्स का जो इशू आ रहा था, लगता है मुझे रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, मैंने उदासी से सोचा। उस वक्त भूख से मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही थी। मैं वॉशरूम गई और फिर वापस आकर अपने बैग से बिस्किट्स का डब्बा निकाला और उन्हीं से अपना पेट भर लिया। कमरे में नाइट बल्ब भी मौजूद था। उसे जलाकर मैं दोबारा सोने के लिए लेट गई, लेकिन मुझे अब नींद कहाँ आने वाली थी। इतने घंटों तो मैं सो गई थी। सो नींद के दूर दूर तक अते पते नहीं थे, न ही कोई आसान नज़र आ रहा था। मैं लेटी लेटी दोबारा फ़ोन इस्तेमाल करने में मसरूफ़ हो गई। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।